हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में बात को आगे बढ़ा रहे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, 2 ही लेक्चर हुए हैं। पर लास्ट लेक्चर में बेटा काफी सारा पोर्शन हमने कवर कर दिया। 2 राइट्स थे जो रह गए थे वो करे थे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कवर कर दी, सारे रिलीफ अवेलेबल कवर कर दिए थे। आज भी बेटा अच्छे खासे टॉपिक कवर करने का मेरा आइडिया है, बाकी देखते हैं कितना हो पाता है। सबसे पहले कंज्यूमर की डेफिनेशन पर आ जाओ। बेटा, मैं ये जो डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ नोट से ही पढ़ा रहा हूँ, यानी कि 1986 वाले ही लॉ के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है ना जी। कंपनीज एक्ट 1956, सॉरी, कंपनीज एक्ट कह रहा हूँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से ही बता रहा हूँ। ठीक है जी। 2019 के हिसाब से इसी डेफिनेशन में बहुत छोटा सा चेंज हुआ है, वो दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, चेंज मैंने एक ही दिन में कराने हैं, बिल्कुल लास्ट डे पर। ठीक है, अभी मैं जितनी बात भी बोल रहा हूँ बेटा पुराने लॉ के हिसाब से बोल रहा हूँ। डेफिनेशन बहुत कमाल लिखी गई है, ढंग से पढ़ना और समझना। मैंने आपको ये बताया भी था एक बार, मैं जब लॉ कर रहा था ना, मतलब मेरे को उस टाइम पर 12th पढ़ाते हुए भी 5-6 साल हो गए थे। ठीक है जी, जब मैं लॉ कर रहा था तो डेफिनेशन आ गई। ठीक है, और ऐसे आई होगी कुछ 8 नंबर में लॉ के पेपर में, डिफाइन कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मैं कहा बेटे बैठ, अभी बताता हूँ तुझे क्या होता है। जिस चीज में हम मास्टर हो तो कुछ भी पूछ लो हमारे से। तो बाबू, कभी पढ़ाई तो वेस्ट कभी जाएगी नहीं है, तो पता नहीं कब क्या चीज काम आ जाएगी, तो ये बहुत काम आने वाली है। चलो मैं बताता हूँ इसके बारे में। देखो, हमारी जनरल सेंस पता है क्या सोचती है, कंज्यूमर कौन है? वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर। इससे ज्यादा तो बढ़िया और आसान डेफिनेशन ही कोई नहीं है। जो इंसान गुड्स कंज्यूम करे या सर्विस कंज्यूम करे वो कंज्यूमर है। पर जनरल सेंस नहीं चलेगी बेटा, लॉ ने डेफिनेशन दी है वैसी चाहिए। ठीक है जी, लॉ क्या कहता है? एनी पर्सन हु बाय गुड्स फॉर कंसीडरेशन व्हिच हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अभी 2 लाइनें और है, पर एक एक करके थोड़ा समझते हैं। कहता है एनी पर्सन हु बाय गुड्स फॉर कंसीडरेशन। कंज्यूमर कौन हो सकता है? कोई भी पर्सन जिसने जब गुड्स खरीदा ना, उसकी कोई कंसिडरेशन तय हुई है। और चाहे हो सकता है वो कंसिडरेशन पेड हो, चाहे हो सकता है वो प्रॉमिस्ड हो, चाहे हो सकता है वो पार्टली पेड हो, चाहे हो सकता है वो पार्टली प्रॉमिस्ड हो, और चाहे हो सकता है वो डेफर्ड पेमेंट हो, पर कंसिडरेशन है। मतलब चोर नहीं हो, चोर नहीं हो कि उठा लाए किसी का सामान बिना कंसिडरेशन के। आप कंज्यूमर नहीं हो सकते, चोर कभी कंज्यूमर नहीं हो सकता। कंज्यूमर कौन है? जिसने गुड्स खरीदा फॉर कंसीडरेशन व्हिच हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। पेड का मतलब समझा है? 100 का सामान खरीदा, 100 के 100 भी दिया है तो भी कंज्यूमर। 100 का सामान खरीदा, 100 के 100 प्रॉमिस्ड है, कंसीडरेशन तो है पर प्रॉमिस्ड है, तो क्या होगा? उधार सामान खरीदा, कंज्यूमर नहीं हो सकते उधार खरीदने पर, कंज्यूमर हो। और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड, 80 दे दिए 20 उधार, 20 दे दिए 80 उधार, 50 दे दिए 50 उधार, 60 दे दिए 40 उधार। पार्टली पेड हो सकता है, पार्टली प्रॉमिस हो सकता है, और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अभी तो वैसे मैंने अभी इकोनॉमिक्स में भी खत्म किया, डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? वैसे चीजों को फाइनेंस कराना होता है बिजनेस स्टडीज के हिसाब से। आपने लोन पर ले ली कोई चीज, जैसे एक्टिवा ले लेते हैं लोग, 3,000 रुपए की किस्तें भरते रहेंगे। तो अगर आपने कोई चीज डेफर्ड पेमेंट पे भी लिया है तो बेटा वो उस केस में भी आप कंज्यूमर हो। खुद सोचो, एक्टिवा तो कंज्यूम कर ही रहे हो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है कि आपने डेफर्ड पेमेंट पे लिया, उधार पे लिया, नगद दिया? कंज्यूम कर रहे हो तो कंज्यूमर तो भाई। पहली लाइन कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है? दूसरी बात कहती है इट इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड्स व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ बायर कंसर्न बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु बाय गुड्स फॉर रीसेल और एनी अदर कमर्शियल पर्पस। बेटा कहता है इट इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड्स व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ बायर। मैं तो देखना पुत्र, मान लो मैं कहता हूं एक्टिवा खरीद के आए आकाश भाई, ये तो कंज्यूमर है ही है, शुरू की लाइन में इनको तो कंज्यूमर बना दिया क्योंकि कंसिडरेशन ये देकर है। मैं इनके अप्रूवल से इस्तेमाल कर रहा हूं एक्टिवा को। अब मेरे हिसाब से देखना, नीचे मत देखना। इट इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ बायर। मैंने अप्रूवल लिया ना बायर की, उसकी मर्जी से इस्तेमाल कर रहा हूं ना, तो मैं भी कंज्यूमर हूं। क्योंकि कह रहा है इट इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ बायर। अगर बायर की अप्रूवल लेकर अगर आप इस गुड्स को इस्तेमाल करो, कंज्यूमर आप भी हो। और कुछ सोचो, अगर एक्टिवा मैं चला रहा हूँ 5 दिन के लिए, मैंने इनकी परमिशन लेके ले ली है एक्टिवा, तो कंज्यूमर नहीं हूं मैं? नहीं, नहीं तो कंज्यूम कर रहा हूं। लेकिन ध्यान रख लेना, अप्रूवल मस्ट है।
क्लियर है ना बात? यानी कि फिर चोर को बाहर कर देगी है। ठीक है ना जी? डेफिनेशन बहुत सिस्टमैटिक है, बहुत सिस्टमैटिक। क्योंकि मैं जब अगला टॉपिक बताऊंगा ना तो इसके रेलेवेंस समझा दूंगा। मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ चोर बाहर कर देगी, चोर बाहर कर देगी। वैसे अगर चाहो तो देख भी सकते हो। अगला टॉपिक है हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, मतलब कंज्यूमर कोर्ट में कौन कंप्लेन कर सकता है। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है कोई भी कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है। और कंज्यूमर कौन है? जो इस डेफिनेशन में कंज्यूमर है। अब आप खुद सोचो, एक मिनट मेरी बात सुनो। भगवान न करे कि भी किसी के साथ ऐसा हो जाए, आप किसी पार्टी में गए, आपने बाहर एक्टिवा गाड़ी करी, अंदर पार्टी एंजॉय कर रहे हो, बाहर से कोई एक्टिवा चोरी करके ले गया। ठीक है जी? अब वो जब एक्टिवा चला रहा है उसे शॉर्टकमिंग आ रही है, शॉर्टकमिंग आ रही है, वो कह रहा मैं तो कंज्यूमर कोर्ट में केस करूंगा, मेरी एक्टिवा में कमी आ रही है। ठीक है जी? क्या वो केस कर सकता है? क्या वो कंज्यूमर है? अब आप कहोगे जनरल डेफिनेशन सोचोगे तो कंज्यूमर है, व्हेन यू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विस, जनरली तो वो है, पर इस डेफिनेशन के हिसाब से कंज्यूमर है। इट इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड्स व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ बायर। बायर की अप्रूवल लेके इस्तेमाल कर रहा है, कंज्यूमर है? नहीं है। केस कर सकता है? नहीं कर सकता। वैसे ऐसे केसेस को वॉइड बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में। जो आगे लॉ में बढ़ेगा तो उसे पता लगेगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, वॉइडेबल एग्रीमेंट। ठीक है जी? वॉइड का मतलब समझते हो ना? केस नहीं हो सकता। मैं एक एग्जांपल भी है, मैं एक चीज का एग्जांपल भी दे देता हूँ इस चीज को समझाने के लिए। ए ने बी को कहा तो सी का मर्डर कर दे, 10 लाख रुपए एडवांस, 20 लाख रुपए काम होने के बाद जब मर्डर कर दे। बी ने मर्डर कर दिया, 10 लाख रुपए एडवांस ले ली। ठीक है जी? मर्डर कर दिया सी का। अब बी ए को कह रहा ला भाई बच्चे 20 लाख, कहता मैं तो नहीं देता, कह रहा मैं केस कर दूंगा, कहते कर दे केस। क्या कहेगा कोर्ट में? मैंने मर्डर कर दिया सी का, 10 लाख रुपए लेके 20 नहीं दे रहा वो मेरे। ऐसे मतलब मेरा टीचर मुझे ऐसा समझाता था, बड़े टाइम के बाद ये याद ताजा हुई है। ठीक है जी? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिनके खिलाफ लॉ में आप कभी बोल नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं बोल पाओगे। ठीक है ना जी? खैर छोड़ो, लेट इट बी। बात समझ में आई? इट इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड्स व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ बायर, बट डस नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु बाय गुड्स फॉर रीसेल और एनी अदर कमर्शियल पर्पस। बड़े काम की लाइन। बेटा अगर मैं शुरू की 2 लाइनें देखूं ना, तो उन 2 लाइन के हिसाब से होलसेलर हो चाहे रिटेलर हो, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर, सच मायने में मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर मैं शुरू की 2 लाइनें पढ़ू ना, तो मेरे हिसाब से तो तीनों कंज्यूमर की डेफिनेशन में आ जाएंगे। एनी पर्सन हु बाय गुड्स फॉर कंसीडरेशन, कंसीडरेशन देके ही खरीदता है गुड्स, है ना? which has been paid or promised or partly paid or partly promised or under any scheme of deferred payment. It include any user of such goods when such use is made with the approval of buyer. अभी अभी की लाइनें के हिसाब से देखो तो बेटा ये तो कंज्यूमर है, लेकिन आखिरी लाइन सबको बाहर कर देगी। बट डस नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु बाय गुड्स फॉर रीसेल और एनी अदर कमर्शियल पर्पस। तीनों रीसेल के लिए खरीदते हैं ना, बस सब बाहर हो। ठीक है? एक बात बताऊं आपको, इस चीज को, इस लाइन को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक केस स्टडी भी बता सकता हूँ। आपकी तबीयत खराब चल रही है, वही वाला एग्जांपल लेते हैं जो कर लिया था। ठीक है जी? और आप एक मेडिसिन खरीदने गए किसी मेडिकल स्टोर की दुकान पर, आपने पैरासीटामोल मांगी, पैरासीटामोल कंज्यूम करी, मेडिसिन स्पूरियस थी। ठीक है जी? आपके साथ दिक्कत ठीक क्या होनी थी? बढ़ गई, आप हॉस्पिटलाइज हो गए, बाद में आपको हॉस्पिटल में ही पता लगा मेडिसिन स्पूरियस थी, जिसने आपकी हालत थोड़ी सी ज्यादा खराब कर दी थी। अब आप ठीक होकर रिकवर होकर 5-4 दिन में घर आ गए। अब आप चाह रहे हो केस फाइल करना उस कंपनी के खिलाफ जिसने मेडिसिन बनाई थी। आप पहुंच गए मेडिकल स्टोर वाले के पास, जी एक बार मैं कंपनी का नाम जानना चाहूंगा, किसने बनाई थी, मैं केस करना चाहता हूँ। मेडिकल स्टोर वाले ने कहा अरे सर आप टेंशन मत लो, आप घर जाओ, मैं खुद करूंगा केस फाइल, मुझे भी पता लग गया ये स्पूरियस मेडिसिन बनाते, मैं करूंगा केस फाइल। वो कर सकता है मेडिकल स्टोर वाला? क्यों नहीं कर सकता? वो कंज्यूमर नहीं है, उसने रीसेल के लिए सामान खरीदा। क्लियर है बात? बेटा इस डेफिनेशन के ना 2 हिस्से हैं। अगर आप मेरे नोट्स देख रहे हो, मैंने पहली बुलेट पढ़ा दी, दूसरी बुलेट में ना बेटा ये वाली बुलेट पूरी गुड्स के एंगल से लिखी गई है, ये पूरी बुलेट सर्विस के एंगल से लिखी गई है। आप एक बार पढ़ दो, बस 2-3 वर्ड चेंज होंगे, बाकी सब कुछ सेम लिखा है। ठीक है जी? दोनों बुलेट्स पढ़ दो, पहले पहली बुलेट पढ़ना फिर दूसरी, फटाफट से पढ़ के बताओ। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। बेटा कौन केस कर सकता है, यानी कि इस पर्टिकुलर लॉ की बात चल रही है, इस लॉ में केस कौन कर सकता है? सिर्फ 5 ही लोग हैं बेटा जो केस कर सकते हैं। सबसे पहली बात,
एनी कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर केस कर सकता है। एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, सर मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है कंज्यूमर एसोसिएशन क्या है। कंज्यूमर एसोसिएशन, कंज्यूमर सोसाइटी, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, एनजीओ, सब एक ही नाम है। कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन होगी वो भी केस कर सकती है। याद है ना कितनी पावर दी थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने, आपके भी आप पे पूरा केस कर देंगी, पैसे भी एक नहीं लेंगी, लॉयर भी अपना, और केस जीतने के बाद पैसे भी आपके घर, ऐसी पावर है इनकी। ठीक है ना जी। दो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान रख लेना अगर नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाए ना, अगर नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो सेंट्रल गवर्नमेंट केस कर देती है, किसी कंज्यूमर को करने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी केस कर सकती है। एग्जांपल तो आपके सामने दो हैं, नोकिया की मैंने बात बताई थी, मैगी की दूसरी है। जिस दिन मैगी में लेड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा मिलनी शुरू हुई, ये हुई वो हुई। अब एक बात बताओ, अगर कोर्ट ने बोल दिया, किसी कोर्ट ने कि हाँ हम टेस्टिंग कराते हैं और लैब टेस्ट रिपोर्ट बोलती है कि लेड की क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है जी, जो ह्यूमन को कंजम्पशन करनी चाहिए उससे काफी ज्यादा है, तो फिर तो भैया कोई भी कंज्यूमर बीच में कूद देगा, मजे नहीं ले जाएगा, आपको नहीं लगता। मैंने भी मैगी खरीदी थी, इस शोरूम से खरीदी थी, वी मार्ट से खरीदी थी, देखो चलो केस करा ना ऐसे खिलाफ, करोड़ 2 करोड़ अंदर आ गए, फिर तो सारे ही कूद पड़ेंगे। किसी कंज्यूमर ने नहीं करी थी वहां की कंप्लेन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंप्लेन करी थी नेस्ले के खिलाफ। ठीक है जी, कोई भी कंज्यूमर कर सकता है, रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट। एक कंज्यूमर या कुछ ज्यादा कंज्यूमर केस कर सकते हैं प्रोवाइडेड दे आर हैविंग द सेम इंटरेस्ट। सेम इंटरेस्ट मतलब समझो, ओएमजी मूवी देखी है, ओ माय गॉड मूवी देखी है, इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ केस करता है एक आदमी, परेश रावल, ऐसे परेश रावल ही करता था, मैं भूल भाल गया, है ना। और हाँ वही करता है सर। और उसके बाद बहुत सारे लोग इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ केस करना चाहते हैं, तो कोर्ट में अलग अलग केस नहीं होता, उसी की ही जो एप्लीकेशन थी उसके ऊपर सब साइन कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि सब लोग केस करना चाह रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ, सेम इंटरेस्ट है सबका। कहने का मतलब, चलो मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, मेरी तरफ देखना समझना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपके स्कूल में एक नया टीचर रखा जो अकाउंट्स पढ़ाता है, ठीक है जी, आपको पसंद नहीं आ रहा टीचर, आपने कहा कोई नहीं 1-2 दिन देखते हैं, ठीक है जी, आपको क्या पूरी क्लास को समझ नहीं आ रहा, भाई इनकी भाषा नहीं समझ में आ रही, सही नहीं पढ़ा रही, ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, आपने एक एप्लीकेशन लिखी बड़ी सी। अब ये नहीं है 60 बच्चे 60 एप्लीकेशन जाएंगे प्रिंसिपल के रूम में, एप्लीकेशन है क्या, 60 के 60 बच्चों ने साइन कर दिया जी हटा दो ये टीचर समझ नहीं आ रही इनकी भाषा, और पिछवा दिया प्रिंसिपल रूम में। समझ में सेम इंटरेस्ट क्या होता है। दोबारा बता देता हूँ एक नए एग्जांपल से। लेट सपोज कि आप Amazon से एक फोन खरीदते हो, ठीक है, वो फोन है किसी कंपनी का XYZ और उसका मॉडल है लेट्स सपोज N50, ठीक है, मुझे नहीं पता ऐसा कोई मॉडल आता है कि नहीं, कोई पर्टिकुलर ब्रांड का फोन बाय करा, ठीक है, मॉडल है N50, आपने बाय करा, उसमें एक शॉर्ट कमिंग है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ठीक है जी, आपने जब कमेंट खोले यूट्यूब पे किसी पर्टिकुलर वीडियो में, सबने एक ही जैसे कमेंट कर रखे हैं, सबके फोन में एक ही जैसी कमेंट, ठीक है जी, आपने डिसाइड करा आप केस फाइल करोगे। जैसे ही आपने केस फाइल करा, ऑल ओवर इंडिया 5000 लोग कूद गए, उन्होंने भी सेम केस फाइल करने की सोची, तो भैया एक ही केस चलेगा, आप सब 5000 लोगों के इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाएगा, आप सब उसी केस पे साइन करके आ जाओ कि हमारा भी सेम केस है, सेम केस है, सेम केस है। अगर एक जीता मतलब 5000 लोग जीत गए, एक हारा मतलब 5 के 5000 हार गए। कोर्ट में अगर 5000 नए केस डलेंगे तो कोर्ट बेटा पागल नहीं है एक जैसे मुकदमे बार बार सुनती रहेगी। क्लियर है जी बात, 4 बातें समझ में, कौन केस कर सकता है, एनी कंज्यूमर, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वन और मोर कंज्यूमर on behalf of numerous consumer having the same interest, the legal heir or the representative of deceased consumer। तो वो एक कंज्यूमर था, उसने कोई ऐसी चीज कंज्यूम कर ली, या किसी मार्केटर ने मैन्युफैक्चरर ने एक ऐसी प्रोडक्ट सप्लाई करा जो इतना स्पूरियस था, इतना खराब था कि उसको कंज्यूम करने के बाद कंज्यूमर की डेथ हो गई। अगर आप कहो ये तो शुरू के बाद 4 ही बातें, 5वीं बात ही नहीं लिखी गई, तो बेटा वो तो केस ही नहीं हुआ, एक तो बंदा दुनिया से चला गया, उसके खिलाफ कोई केस ही नहीं कर सकता, क्योंकि शुरू की 4 बातें कहती कंज्यूमर केस कर सकता है, कंज्यूमर है नहीं दुनिया में। रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन केस कर सकती है, बेटा कंज्यूमर एसोसिएशन के भी केस करने के लिए कंज्यूमर के साइन चाहिए, वो है ही नहीं दुनिया में।
अब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट केस कर सकती है। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट एक बंदे की डेथ पे तो केस नहीं करेगी, नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा तो करेगी, तो फिर तो केस ही नहीं हुआ। बेटा फिफ्थ पॉइंट ने कहा लीगल हायर और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज कंज्यूमर, मतलब अगर डिसीज्ड कंज्यूमर, डिसीज मतलब वो कंज्यूमर जिसकी डेथ हो चुकी है, उसका लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव भी केस कर सकता है। क्लियर है जी बात? अच्छे से आगे बढ़ जाए बेटा। उसके बाद स्टार्ट होता है सबसे तगड़ा टॉपिक, और मेरे हिसाब से अगर यहां से पेपर नहीं आया तो समझ लेना पेपर है ही नहीं आज सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है जी, यूपी का है। ठीक है, बात ठीक है तेरी, भगवान तुझे बहुत तरक्की दे, ऐसे ही सोचने की तरक्की दे। ठीक है जी। ओहो, थ्री टियर मशीनरी, टॉपिक है थ्री टियर मशीनरी, यानी कि 3 लेवल की कंज्यूमर कोर्ट्स। ठीक है जी। हम बेटा इन्हें डिस्ट्रिक्ट फॉरम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। इधर देखना, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट, डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉरम, डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल कोर्ट। ऐसे ही स्टेट के भी 6 नाम है, नाम में कुछ नहीं रखा, काम में रखा है। स्टेट फॉरम, स्टेट कमीशन, स्टेट कोर्ट, स्टेट डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉरम, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे ही नेशनल। ठीक है जी, नाम में कुछ नहीं रखा, 6 नाम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना कोई कंफ्यूज होने वाला मुद्दा नहीं है। कोर्ट 3 ही है। ठीक है बाबू, फटाफट से इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ना। अभी ये पुराने लॉ के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ जितनी बात, नए लॉ के हिसाब से चेंज कर दूंगा, वो करूंगा मैं थर्सडे को चेंज। ठीक है, क्योंकि वेडनेसडे की इस बार छुट्टी है, मैंने बताया था। ठीक है जी, और कल ये चैप्टर वैसे पूरा हो जाएगा, पर बेटा देखते हैं अमेंडमेंट तक अगर पहुंच गया तो कल ही खत्म कर दूंगा, वरना थर्सडे का नंबर आएगा। चलो पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कौन कौन होता है? सबसे पहले लिखा है डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ 3 पर्सन। ठीक है जी, जिसमें से एक प्रेसिडेंट होगा और 2 अदर पर्सन होंगे, वन ऑफ होम शुड बी अ वुमेन। कहने की बात ही नहीं बेटा, एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन होगा? एक तो जज होगा, 2 और लोग होंगे, जिसमें से बेटा एक वुमेन का होना जरूरी है। पता ही है, मैंने पिछली बार बताया था क्यों। बेटा इंडिया में लॉ ऐसा है कि अगर किसी वुमेन के खिलाफ केस हुआ, मेल पकड़ के नहीं ला रहा होगा उसको कोर्ट के अंदर। ठीक है ना जी, ना तो पुलिस ऑफिसर, ना ही बेटा कोई कोर्ट रूम में प्रेजेंट मेल टच कर सकता है। ठीक है जी, उसके लिए फीमेल का ही होना जरूरी है, वुमेन का ही होना जरूरी है। दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। तीनों लोगों को अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। A complaint can be made to the appropriate district commission when the value of goods and services along with the compensation claim does not exceed to be 20 lakh। बेटा डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस हो सकता है when the value of goods and services along with the compensation claim does not exceeds 20 lakh। अगर ये केस की अमाउंट 20 लाख से ज्यादा ना हो तो does not exceed, मतलब मेरे को लगता है इसी में पेपर फंसा देता है बच्चों को, आधे तो निपट जाते हैं इसमें। does not exceed 20 लाख, 20 लाख से ज्यादा नहीं, यानी कि सीधी सीधी बात बोलो तो 20 लाख रुपए तक केस हो सकता है। वैसे ये फिगर चेंज हो चुकी है, पर मैं भी ऐसे ही बोलूंगा जैसा लिखा हुआ है। ठीक है जी, क्योंकि एनालिसिस वही होगा, वह फिगर ही बदली है। ठीक है, 20 लाख से ज्यादा नहीं, यानी कि एक्जैक्टली 20 लाख रुपए तक का केस यहाँ हो सकता है। ठीक है जी, अब मैं प्रोसीजर बोल रहा हूँ, ये 5 लाइनों का प्रोसीजर है, 5 लाइनें, हर तीनों कोर्ट सिमिलर फॉलो करती है। इधर देखना, कहता है ऑन रिसीविंग द कंप्लेन द कोर्ट शैल रेफर टू द पार्टी अगेंस्ट होम द कंप्लेन इज फाइल्ड। अच्छा, सामने वाले मैन्युफैक्चरर को कैसे पता लगेगा मेरे खिलाफ केस हो गया? किसी कंज्यूमर ने केस किया कंज्यूमर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आके वो बता के जी मैं केस करना चाहता हूँ। कहता है ऑन रिसीविंग द कंप्लेन द कोर्ट शैल रेफर टू द पार्टी अगेंस्ट होम द कंप्लेन इज फाइल्ड। जैसे कंप्लेन रिसीव होगी, कोर्ट बताएगी उसको, एक नोटिस जाएगा कोर्ट से कि आपके खिलाफ फला फला कंज्यूमर ने केस किया है, अगली हियरिंग की डेट ये रखी गई है, आप अपने लॉयर के साथ प्रेजेंट रहना। On receiving the complaint, the court shall refer to the party against whom the complaint is filed. If required, the goods or sample thereof shall be sent for testing in a laboratory. अगर जरूरत हो, जिस गुड्स में शॉर्टकमिंग बता रहा है कंज्यूमर, बेटा देखो जज कोई भगवान नहीं होता, बहुत एजुकेटेड इंसान है, भगवान वो भी नहीं। मान लो कंज्यूमर ने कोई क्रीम लगाई, किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर ने बनाई थी, और जैसे ही क्रीम लगाई भैया उसकी स्किन बर्न होगी या कुछ हो गया, कोई साइड इफेक्ट हो गया, उसने कहा जी क्रीम में कुछ कमी है,
तो बेटा अगर उसने बोला है तो जज कोई क्रीम देख के बता देगा कि यहाँ कमी है। अगर जरूरत हो तो क्रीम को टेस्ट कराया जा सकता है लैब से। अब वो उसको 1 महीने की बाद की डेट दी है, अगर वो 1 महीने बाद आएगा तब टेस्ट के लिए भेजोगे तो जज क्या कहेगा, मीन टाइम से टेस्ट के लिए भिजवा देते। ठीक है जी, समझ में आई बात। On receiving the complaint, the court shall refer to the party against whom the complaint is filed. If required, the goods or sample thereof shall be sent for testing in a laboratory. ठीक है जी। अब 1 महीने के बाद क्या हुआ, इतने में टेस्ट रिपोर्ट भी आ गई, वो भी आ गया। The court shall give judgment after considering the test report from the laboratory and hearing to the party against whom the complaint is filed. कोर्ट जजमेंट देगी, टेस्ट रिपोर्ट भी कंसीडर कर लो, उसको भी सुन लो। देखो नाम जरूर कंज्यूमर कोर्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कंज्यूमर का ही भला होता रहेगा, उसने केस फाइल करा, ले तेरे फेवर में जजमेंट। भाई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पता है क्या कहता है? खैर आप तो अभी लॉ की लैंग्वेज ही नहीं जानते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। जिसके खिलाफ केस हुआ उसको एक बार तो सुनना ही पड़ेगा आपको। बिना सुने कोई जजमेंट नहीं दे सकता, कोई भी कोर्ट नहीं दे सकता। ये मैं कंज्यूमर कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में कोई कोर्ट नहीं दे सकता। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सामने वाले की सुननी बहुत जरूरी है, एक बार तो सुननी पड़ेगी कि वो क्या कह रहे हैं इस केस के बारे में। The court shall give judgment after considering the test report from the laboratory and hearing to the party against whom the complaint is filed. ठीक है ना, समझ आई बात? 5 लाइन का प्रोसीजर है, ठीक है। सारी कोर्ट में सेम है, सारी की सारी कोर्ट में यही है प्रोसीजर। ठीक है जी। लास्ट लाइन क्या कहती है, कहां से शुरू है? If the aggrieved party is not satisfied with the order of district commission, he can complain before the state commission within 30 days of passing the order. वैसे 30 दिन की लिमिट भी चेंज हो गई है, 45 हो गई है, पर मैं करूंगा बात, इसको छोड़ दो। एग्रीव्ड पार्टी का मतलब बताया था पिछली बार, आपको याद है कुछ? बहुत सारे टीचर बोलते रहते हैं मैच में, एग्रीव्ड पार्टी मतलब अच्छा, जो यहाँ से केस हार गया वो कर सकता है स्टेट कमीशन में 30 दिन में केस। बेटा एग्रीव्ड पार्टी का मतलब केस हारा मानी, केस जीता हुआ भी आदमी हो सकता है। एग्रीव्ड पार्टी का मतलब अगर सेटिस्फाइड नहीं है, अब जीता हुआ आदमी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। मान लो आप कंज्यूमर हो, आपने कोर्ट को कहा जी मुझे 20 लाख रुपए की कंपनसेशन चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस किया, कोर्ट ने कहा मैन्युफैक्चरर आप गिल्टी हो, हमने सब कुछ देख लिया, पर आपको कंपनसेशन दिलवाई 15 लाख। आप कह रहे हो नहीं जी मुझे तो 20 लाख चाहिए थे, 15 लाख दिलवाई, वो चला गया स्टेट कमीशन। अब जीता हुआ आदमी है, तब भी सेटिस्फाइड नहीं है, तब भी जा सकता क्या नहीं जा सकता? एग्रीड पार्टी का मतलब केस हारा हुआ आदमी नहीं होता। लॉ की लैंग्वेज जिन्होंने कभी पढ़ी नहीं ना वो ऐसे ही समझाएंगे आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। भाई साहब हमारे टीचर होते थे बाल की खाल निकाल देते थे, लॉ में ना इतने खतरनाक खतरनाक वर्ड है ना, ऐसे ऐसा एनालिसिस कर देते थे भाई साहब, हमारा सिर घूम जाता था, कैसा एनालिसिस है ये सब, मेरे को उन्हीं की देन है। एग्रीड पार्टी का मतलब तुम्हें इतने अच्छे से बता पा रहा हूँ ना, मेरे को उनकी देन है, क्योंकि उन्होंने भाई साहब मुझे सिखाया कि एनालिसिस क्या क्या होता है लॉ की लैंग्वेज का। समझ आई बात? अब स्टेट कमीशन में कौन कौन है पढ़ना शुरू करेंगे। स्टेट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड नॉट लेस देन 2 अदर मेंबर, वन ऑफ whom should be a woman, they are all appointed by state government concerned। स्टेट गवर्नमेंट में कितने मेंबर है? एक प्रेसिडेंट, नॉट लेस देन 2 अदर मेंबर, 2 से कम नहीं, ज्यादा कितने बताए नहीं है, 2 से कम नहीं होंगे, जिसमें से एक वुमेन होंगी, पता ही है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, चलो जी ठीक है आगे बढ़ो। वो कहां तक मुकदमे होंगे स्टेट कमीशन में? व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलोंग विद द कंपनसेशन क्लेम एक्सीड ₹20 लाख बट डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। बेटा 20 लाख रुपए से ज्यादा का मुकदमा, यानी कि मैं कह सकता हूं 20 लाख 1 रुपए का मुकदमा से लेकर 1 करोड़ तक का मुकदमा स्टेट कमीशन में होगा। पहली बात। दूसरी बात, बेटा अगर कोई पर्सन डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो मुकदमा भी बेटा स्टेट कमीशन में होगा। 2 मुकदमे होंगे, यानी कि 2 तरीके के। 20 लाख से ज्यादा का केस है, 1 करोड़ तक का केस है, वो भी यहीं सुना जाएगा। अगर कोई 20 लाख से कम का केस था वो यहाँ सुना होगा। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप स्टेट कमीशन में केस कर सकते हो। तो स्टेट कमीशन 2 तरीके के मुकदमे सुनती है। वो 5 लाइनें सेम। On receiving the complaint, the court shall refer to the party against whom the complaint is filed. If required, the goods or sample thereof shall be sent for testing in a laboratory. The court shall give judgment after considering the test report from the laboratory and hearing to the party against whom the complaint is filed. ठीक है जी। और लास्ट टाइम भी से, if the aggrieved party is not satisfied with the order of state commission, he can appeal before the state commission within 30 days of passing the order. नेशनल कमीशन है, सॉरी, नेशनल कमीशन में केस कर सकते हो 30 दिन के अंदर। ठीक है जी, आ जाओ नेशनल कमीशन पे। बाबू नेशनल कमीशन में कौन से केस सुने आते होंगे? 2। एक वो जो 1 करोड़ से ज्यादा के,
और एक वो जो स्टेट कमीशन के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हुए। पहले मैं पुरानी बात ही पढ़ा रहा हूँ बेटा जो लिखी हुई है, ऑल्दो काफी चेंज हो चुका है इसमें तो, ठीक है जी, पर मैं पुरानी बात ही बता रहा हूँ। शुरुआत ऐसे होती है, नेशनल कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 4 अदर मेंबर, वन ऑफ whom should be a woman। एक प्रेसिडेंट, 4 अदर मेंबर जिसमें से एक वुमेन होंगी। दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कंसर्न, या स्टेट गवर्नमेंट नहीं है या सेंट्रल गवर्नमेंट है। कौन से मुकदमे होंगे नेशनल कमीशन में? 2 तरीके के, 1 करोड़ से ज्यादा, और जो लोग स्टेट कमीशन के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हुए वो। ठीक है, अब सुनना पुराना लॉ क्या था, मैं पहले पुराने की बात कर देता हूँ। बेटा पुराने लॉ में ये लिखा हुआ है, जहां नेशनल कमीशन का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब वो मुकदमे जो नेशनल कमीशन में पहली और सिर्फ पहली बार सुने जा रहे हैं, वो कौन से मुकदमे होंगे जो पहली बार सुने जा रहे हैं? 1 करोड़ से ज्यादा के मुकदमे, ये पहली बार सुने जा रहे हैं। ये मुकदमों का क्या है बेटा, अगर ये मुकदमा 50 लाख का था तो यहाँ सुना क्या होगा? यहाँ से आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो सुना जा रहा है। या एक मुकदमा जो 20 लाख से कम का था वो यहाँ सुना गया होगा, यहाँ से सेटिस्फाई नहीं हुए आप कहाँ पहुंचे? स्टेट। यहाँ सुना गया, यहाँ से सेटिस्फाई नहीं हुए कहाँ पहुंचे? आप नेशनल पहुंच गए। ये मुकदमे पहली बार तो नहीं सुने जा रहे ना, ये पहली बार सुना जा रहा है नेशनल कमीशन में, तो सुना गया ना, पहले या तो यहाँ सुना गया होगा या वहां, और यहाँ दोनों जगह सुना गया होगा। कहते हैं वो मुकदमे जो सिर्फ नेशनल कमीशन में भी पहली बार ही सुने जा रहे हैं, वो कौन से मुकदमे होंगे? 1 करोड़ से ज्यादा भाई, ये नेशनल कमीशन में पहली बार सुने जा रहे होंगे। कहता है वो मुकदमे जहां नेशनल कमीशन का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, दे आर फर्दर अपीलेबल टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कहता है ये मुकदमे आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दोबारा सुना सकते हो। मान लो आपका मुकदमा 5 करोड़ का था, पहली बार यही सुना गया, आप सेटिस्फाई नहीं हुए, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक जा सकते हो। देखो मैं भी ये बात मानता हूँ कि 2 मौके तो मिलने चाहिए यार, ठीक है ना जी, एक कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हुआ यार, एक और मौका तो होना चाहिए। बट कहते हैं वो मुकदमे जो पहले कहीं ना कहीं सुने जा चुके हैं, आज नेशनल कमीशन में सुने जा रहे हैं, दे आर नॉट फर्दर अपीलेबल टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये कहीं पर भी अपीलेबल नहीं, बस इसके लिए हाईएस्ट लेवल अथॉरिटी है नेशनल कमीशन, उसके बाद ये कहीं नहीं सुने जाएंगे। पुराना लॉ ये कहता था, और ये बिल्कुल जायज लगता है मुझे। भैया आपका मुकदमा यहाँ सुना गया, आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप यहाँ पहुंच गए, यहाँ सुना गया, यहाँ से सेटिस्फाई नहीं हो, आप यहाँ पहुंच गए, यहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं हो। भैया 3 कोर्ट पागल नहीं हो सकती, 3 जज पागल नहीं हो सकते, इतना टाइम लगता है। इवन इंडिया में यार 65 लाख के आसपास केस पेंडिंग है, 65 लाख। यार अगर बार बार तुम्हारे को मौका दिया जाएगा तो केस तो कभी फिर तो जजमेंट आने से रही, ठीक है ना जी। जस्टिस को डिले करना मतलब जस्टिस डिनाइड, ऐसा ही बोलते हैं ना लोग, जस्टिस डिले कर दी मतलब जस्टिस डिनाइड। अगर आज सजा देनी थी 20 साल के बाद सजा दी तो भैया लोग कहते हैं सजा मिली कहां? जस्टिस डिलेड मतलब जस्टिस डिनाइड, और ये कोर्ट चाहती नहीं है बेटा, इसलिए ऐसा बोला गया कि भैया 2-3 मौके मिल गए बस बहुत है, ठीक है जी। नेशनल कमीशन के बाद आपके मुकदमे फर्दर नहीं सुने जाएंगे, लेकिन जो मुकदमे नेशनल कमीशन में सुने ही पहली बार गए थे, यानी कि जहां ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था, दे आर फर्दर अपीलेबल टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या मैं क्लियर हूं उस बात को लेकर? पक्का से मैंने पुराना लॉ समझाया, थोड़ा सा फर्क है नए लॉ में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो नया लॉ समझना बहुत आसान होगा। मैंने सिर्फ पिछली बार 15 मिनट में ही सारी अमेंडमेंट करा दी थी, शायद कल के दिन में ही सारी हो जाएगी, शायद, देखते हैं। ठीक है, इतनी बार बढ़ जाए आगे, और कराऊं? एक टॉपिक कराने का मूड था वैसे मेरा, चलो छोड़ो, रखते हैं आज के लिए इतना ही है मेरे बच्चों, बाय बाय।